नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज पर और खबरों की खबर में हूं आपके साथ परेश चतुर्वेदी। आज का दिन लोकतांत्रिक परंपराओं के लिहाज से काला दिन कहा जा सकता है। जिन विधायकों को जनता की आवाज उठानी थी वो सदन के बाहर घसीटे जा रहे थे। हालात ऐसे थे कि बस सर शर्म से झुक जाता है। बहरहाल, बात लखनऊ की हो या देहरादून की, फिर चाहे बात दिल्ली की ही क्यों ना हो, सियासी तूफान हर जगह दिख रहा है। सियासी तूफान की तमाम खबरें आज खबरों की खबर में। बात सबसे पहले आज यूपी विधानसभा और विधान परिषद में हुए हंगामे की। हंगामों से सूबे को मिला क्या? ये सवाल अगर हंगामा करने वालों से पूछें तो जवाब क्या मिलेगा? दूसरी बात यह कि सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में मुद्दे नहीं उछलेंगे तो फिर कहां उछलेंगे? लेकिन मुद्दों पर बहस हो कैसे? ये तमाम सवाल हैं जो लोकतंत्र के खांचे में जवाब खोज रहे हैं। मुट्ठियां तने कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुट्ठियों को तानने का मकसद तो जनपक्षी हो। अगर सबसे बड़ी पंचायत भी चुनावी शोर में दब जाएगी तो आम आदमी का क्या होगा? सूबे का मिजाज पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा नजर आने लगा है। सारे सियासी दलों में इस बात की होड़ सी है कि कौन जनता के बीच में खुद को बेहतर साबित कर सकता है। ऐसे माहौल में भला सदन की कार्यवाही हो और वो भी बगैर हंगामे के, ऐसा हो नहीं सकता। मंगलवार को विधानसभा में सियासी दलों पर हंगामे का रंग चढ़ा हुआ था। स्पीकर को मार्शलों के जरिए माननीयों को सदन से बाहर करवाना पड़ा। माननीयों ने सदन से बाहर होने के बाद भी सरकार को कटघरे में खड़ा करना नहीं छोड़ा, पूरी ताकत झोंक दी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक उपेंद्र तिवारी जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे, उनको मारा गया, पीटा गया और उनके कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। हत्या से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने सदन में 311 का नोटिस दिया और ये कहा कि हमें सारे सदन की कार्रवाई को रोककर तात्कालिक मुद्दों पर सुनने का। इस आवाज को हम उठा रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी ने हमको पहली बार यहाँ से हमारी आवाज को दबाने के लिए सदन से निकाल दिया। लगभग इस प्रदेश में जब से सत्ता में समाजवादी पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुई है, लगभग इस प्रदेश की महिलाएं और बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। लगभग 77,000 से अधिक महिलाओं के साथ रेप और लगभग 1700 से अधिक गैंग रेप की घटनाएं हुई। पूरा प्रदेश परेशान है। पूरे प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है। कब किस समय कौन सी घटना घट जाए, किस मां बहन बेटी की अस्मत लुट जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा जा सकता। विधायकों के सामने चुनावी माहौल ने एक और चुनौती खड़ी कर दी। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी को घेरना सबका मकसद अब हो गया। विरोधियों के मुद्दे भी वही रहे जो पिछले 2-3 सालों से एक समान सदन के पटल पर गूंजते रहे हैं। बदहाल कानून व्यवस्था से लेकर बिजली, पानी, सड़क, रोजी रोजगार, वही सब। ये सरकार कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में असमर्थ रही है। जहां मथुरा में जवाहर बाग कांड होता है, वही महिलाओं के साथ बलात्कार, रोज अराजक कृत्य होते रहे हैं प्रदेश में। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन महिलाओं की अस्मत न लूटी जाती हो, जिस दिन लूट ना होता हो, जिस दिन बलात्कार ना होती हो, जिस दिन बैंक नहीं लूटते हो। बहरहाल विरोधी दलों की इस नोरा कुश्ती के बीच सीएम अखिलेश यादव ने मौजूदा वित्तीय साल के लिए अपना पहला अनुपूरक बजट सदन में पेश कर दिया। अनुपूरक बजट के अलावा सरकार ने सदन में 2 अध्यादेश और 5 विधेयक भी पेश किए। संजय राजन, के न्यूज।
सियासत सिर्फ सदन के अंदर चल रही हो ऐसा नहीं है। चुनाव की बेला है, सड़कों पर भी सियासत दिख रही है, या यूं कह लें कि उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सियासी नौटंकी चल रही है। दलों के दलदल में भगदड़ है, विचारधाराओं की तिलांजलि है, और हां, घरानों में सियासी टकराहट भी हो रही है। लेकिन अब एक और नौटंकी, कौमी एकता दल, जिसको लेकर चाचा भतीजे में ठन गई। पिता ने पुत्र को हड़का दिया, मामला नेताजी पर आकर टिक गया। लेकिन ये क्या, अब ना रहा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कौमी एकता दल का विलय नहीं होगा, सपा के साथ गठबंधन होगा। यानी बांसुरी बजे या ना बजे, इन चुनावों में सियासी बांस जरूर बजेगा। कौमी एकता दल का नया फार्मूला, चाचा भतीजे का सम्मान भी कायम, पिता पुत्र का स्नेह भी बरकरार, सियासी रस्साकसी में अमृत का आविष्कार। कौमी एकता दल का विलय नहीं, समाजवादी पार्टी से होगा गठबंधन। समाजवादी पार्टी और कौमी एकता दल के फिर से करीब आने की सुगबुगाहट के बीच मंगलवार को मुख्तार अंसारी ने सपा नेता शिवपाल यादव से 45 मिनट लंबी मुलाकात की। ये मुलाकात विधानसभा में शिवपाल यादव के दफ्तर में हुई। मुख्तार अंसारी फिलहाल जेल में बंद हैं, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए उन्हें अनुमति मिली है। इस मुलाकात के बाद मुख्तार अंसारी ने कहा कि कौमी एकता दल अब समाजवादी पार्टी में विलय के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी कौमी एकता दल से चुनाव में गठबंधन करती है तो उन्हें कोई ऐतराज न होगा। हालांकि मुख्तार अंसारी ने दावा किया कि आज की उनकी मुलाकात उनके इलाके में बाढ़ को लेकर थी और पार्टी के गठबंधन या विलय के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। नहीं, हमने उस दिन भी पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, न विलय किया था। उस दिन हमारे आज आपकी मुलाकात हुई शिवपाल सिंह यादव से? जी हाँ, आज मुलाकात हुई और क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में बात हुई। आज मेरी मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई। सभी सेकुलर लोगों से बातचीत चल रही है। अब इसके बारे में निर्णय हमारे बड़े भाई साहब पूर्व सांसद श्री अफजाल अंसारी लेंगे। आप इसके खिलाफ है, लेकिन विलय के आप कह रहे हैं? हाँ, विलय के खिलाफ है बिल्कुल। हम गठबंधन हो सकता है, आपने कहा विलय के खिलाफ है। हाँ, लेकिन क्या गठबंधन? हाँ, गठबंधन हो सकता है, उसके लिए हमेशा दरवाजा खुला है। मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल से गठबंधन या विलय समाजवादी पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गया है। एक बार इस विलय की घोषणा होने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कड़े विरोध के बाद पार्टी ने इससे पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन पार्टी के भीतर कौमी एकता दल को लेकर मतभेद अब भी कायम है। शिवपाल यादव गठबंधन के पक्ष में हैं, तो वहीं अखिलेश यादव अपनी इमेज को लेकर चिंतित हैं और कौमी एकता दल से हाथ मिलाने के सख्त खिलाफ हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है एक तरफ वोटों की चिंता है और दूसरी तरफ इमेज की। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को फैसला करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, खबरों का साथी। सियासत जानबूझकर ही होती है, हर चाल का मतलब होता है, क्योंकि नेता बस यूं ही नेता नहीं होता। नेता बड़बोले होते हैं, बयान बहादुर होते हैं, नेता शातिर भी होते हैं, लेकिन एक ऐसा नेता जो केंद्र की राजनीति कर रहा हो, केंद्र में मंत्री हो और वो भी मानव संसाधन जैसा ज्ञानी मंत्रालय संभाल रहा हो, उसके ज्ञान में कमी दिखे, और वो भी तब जब बच्चा बच्चा जानता हो कि पंडित नेहरू को फांसी नहीं लगी थी, सुभाष चंद्र बोस को फांसी नहीं लगी थी, लेकिन जावड़ेकर साहब अपने भाषण में फरमाते हैं कि नेहरू और बोस को भी फांसी लगी थी। खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है। वो केंद्र में मंत्री हैं, विचारों के धनी हैं, विचारधारा का पालन करते हैं, मानव संसाधन को देख रहे हैं, लेकिन बयानों से खोखले दिख रहे हैं। उनके मुताबिक नेहरू बोस को फांसी लगी थी,
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को ऐसा लगता है कि इतिहास की जानकारी कम है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक वीडियो के सामने आने के बाद ऐसा कहा जाने लगा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तिरंगा यात्रा के लिए पहुंचे जावड़ेकर ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल को शहीद बताकर लोगों को चौंका दिया। उन्होंने ये तक कहा कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल आजादी के लिए फांसी पर झूल गए थे। हालांकि जावड़ेकर ने अपने भाषण में भगत सिंह, राजगुरु जैसे कुछ ऐसे शहीदों के भी नाम लिए जिन्हें आजादी की लड़ाई में फांसी हुई थी। 1857 में जो लड़ाई शुरू की, 90 साल लड़ाई चली और ब्रिटिश को बाहर कर दिया और देश आजाद हो गया। उन सभी सेनानियों को हम नमन सलाम करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। कितने वीर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, भगत सिंह, राजगुरु, सभी जो फांसी पर चढ़े, क्रांतिवीर सावरकर जी। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने कई सालों तक लड़ाई लड़ी, तब जाकर हमें आजादी मिली। इसके लिए कई लोगों को शहादत देनी पड़ी। इसी भाषण में जावड़ेकर ने सुभाष चंद्र बोस को भी शहीदों में शामिल कर दिया, जबकि सरकार अभी तक नेताजी की मौत पर खामोश है। सरकार की ओर से पुष्टि नहीं हुई है कि नेताजी जीवित हैं या नहीं। आपको बता दें कि सोमवार को जावड़ेकर छिंदवाड़ा में तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे और स्कूटी चलाते हुए वो यात्रा में निकले। वे हेलमेट पहने थे, लेकिन उस यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी थे, जिन्होंने बिना हेलमेट के ही तिरंगा यात्रा में शिरकत की। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी जावड़ेकर के साथ पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, खबरों का सारथी। बयान देना और उस पर खड़े रहना बड़ी बात होती है, लेकिन जब बात भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर हो तो ऐसे में इस कवायद को हिम्मत कहें या हिमाकत, इसको लेकर थोड़ी सोचने की जरूरत है। कन्नड़ अभिनेत्री राम्या के बयान के बाद जिस तरह हिंदुस्तान में तूफान खड़ा हुआ है, उससे कम ये बयान हिम्मत नहीं हिमाकत ही समझ में आ रहा है। पाकिस्तान में जहां खुलेआम मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वहां के नेता खुद पाकिस्तान को एक असफल राष्ट्र करार दे रहे हैं, तो ये नर्क नहीं तो क्या। लेकिन राम्या अपने बयान पर अड़ी हैं। बयान पर प्रतिक्रिया, अभिनेत्री राम्या ने दिया जवाब, पाकिस्तान नर्क नहीं। हिंदुस्तान में बयान पर तीखी प्रतिक्रिया, अदालत में दाखिल की गई याचिका। जी हां, पाकिस्तान कोई नर्क नहीं है, ये कहना था कांग्रेस से जुड़ी रही नेता और कन्नड़ अभिनेत्री राम्या का। उनके खिलाफ एक वकील ने अदालत में कथित तौर पर देशद्रोह की शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में 27 अगस्त को सुनवाई होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के पाकिस्तान पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राम्या ने अपनी टिप्पणी की थी। राम्या ने कहा था, पाकिस्तान नर्क नहीं है। मनोहर पर्रिकर ने जो कहा था वैसा नहीं है। राम्या के इस बयान के बाद तीखी प्रतिक्रियाएं लोगों में देखी गई। उनके बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और उसके बाद उनके बयान का जबरदस्त विरोध देखा गया। हालांकि इस बयान पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर का सदा हुआ जवाब आया है। तो फौजियों के साथ में आम आदमी को न जोड़ा जाए, और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो शायद सिर्फ उनकी जो तरबियत है, उनकी जो सोच है वो बड़ी फिरकावाराना है, वो बहुत ही सांप्रदायिक है, कि जो कलाकार की उस जबान को भी नहीं समझ रहे हैं कि जिसने वहां के लोगों की आत्मीयता को उसने सराहा है। इसके बाद पूर्व कांग्रेस नेता राम्या ने कहा, यह बहुत दुखद है, लेकिन आज देश में यही हो रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी पर देशद्रोह की तलवार लटका दी गई है। अफसोस है कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है।
व्यक्तिगत तौर पर मैं अभिव्यक्ति की आजादी की पक्षधर हूँ, लेकिन भाजपा सरकार उस अधिकार को छीन लेना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है ये मिसयूज कर रहे हैं लॉ को, और सब इंडियंस को जो बोलना चाहिए एंड ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये हमारा कर्तव्य है बोलने का। और जो प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंक्लूसिवनेस होना चाहिए और सबको बोलना चाहिए। राम्या के खिलाफ कथित तौर पर देशद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उनके पाकिस्तान का पक्ष लेने पर कुछ लोगों ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ट्विटर यूजर भैरव नायक अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं, राम्या एक काम करो कि अपने साथ सारे कन्नड़ वासियों को लेकर तुम हमेशा के लिए पाकिस्तान चली जाओ। बहरहाल मामला अब कोर्ट में है, तो ये भी निश्चित है कि कोर्ट इस मामले को देखेगा। सही क्या है और गलत क्या है, ये सब अदालत तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, खबरों का सारथी। इन बयानों के पीछे कभी अभिव्यक्ति की आजादी झलकती है, तो कभी आड़ में सियासत झांकती हुई दिखती है। उत्तराखंड कांग्रेस में सत्ता संघर्ष है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। विद्रोही तेवर अपनाए 10 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद भी सरकार और संगठन में तलखी कम नहीं हो रही। सरकार चलाने की मजबूरी में हरीश रावत जहां सहयोगी विधायकों को खासी तवज्जो दे रहे हैं, वहीं संगठन को इस बात पर आपत्ति है। घर के अंदर की लड़ाई अब एक बार फिर सड़कों पर आ गई है। हालात किस कदर खराब हैं कि उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस आलाकमान को सरकार व संगठन के बीच सुलह के लिए मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली तलब करना पड़ा। इन दोनों के साथ साथ कई और लोगों को कल दिल्ली बुलाया गया है ताकि इन लोगों के बीच सुलह सफाई कराई जा सके। दरअसल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से ही हरीश रावत का सरकार के सहयोगी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रति काफी झुकाव रहा है और कांग्रेस संगठन को इस बात पर शुरू से ही आपत्ति है। संगठन चाहता है कि मुख्यमंत्री बाहरी लोगों को तवज्जो देने की जगह कांग्रेसियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, लेकिन इसे राजनीतिक मजबूरी कहें या हरीश रावत की कूटनीति, वे मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी दिनेश धने तो कभी भीमलाल आर्य सरीखे नेताओं को न सिर्फ गोद में बिठाए हैं बल्कि इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। रावत की इसी अदा ने कांग्रेस संगठन की नींद उड़ा दी है। कुछ लोग जो कांग्रेस में नहीं है और सरकार बनाने में उन लोगों ने समर्थन दिया, वो लोग अब सरकार के अलावा संगठन में भी अपनी दखलंदाजी अगर करेंगे तो आप भी समझ सकते हैं और सारा उत्तराखंड का जन जन समझ सकता है कि वो दखलंदाजी कितनी जायज और कितनी नाजायज है। कांग्रेसियों की चिंता सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि संगठन में बैठे लोगों को अब लगने लगा है कि यदि अभी इस सब पर लगाम नहीं लगाई गई तो विधानसभा चुनाव में उन्हें न सिर्फ खुद लाइन लगा दिया जाएगा बल्कि हरीश रावत टिकटों के बंटवारे में भी अपनी मनमानी करेंगे। यही कारण है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर अपनी व्यथा उन्हें तो बताई ही है, अपनी भावनाओं से कांग्रेस आलाकमान को भी अवगत करा दिया है। कांग्रेस की इसी खींचतान के सार्वजनिक हो जाने के बाद आलाकमान ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए हरीश रावत व किशोर उपाध्याय के साथ साथ कई कांग्रेसियों को दिल्ली तलब किया है। कांग्रेस की ये नई उठापटक दोबारा किसी खतरनाक विस्फोट में तब्दील न हो जाए, इसलिए कांग्रेस आलाकमान ने कल यानी 24 अगस्त को दिल्ली बुला लिया है। कल होने वाली इस बैठक के बाद कांग्रेस के इन कद्दावर नेताओं में कोई बात बन पाएगी या यूं कहें कि लड़ते रहेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में वर्चस्व की इस लड़ाई में कांग्रेसी 2 खेमों में बट गए हैं, जिनमें से एक खेमा हरीश रावत के साथ है जबकि दूसरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के झंडे के नीचे एकजुट है। अच्छी बात है, बल्कि जरा सा देर होगी, अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। और बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि इधर यदि मंथली मॉनिटरिंग हो तो हमारी भी एक्सरसाइज जरा तेज हो जाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार चल रही है हरीश रावत जी के नेतृत्व में, वो खरीद फरोख्त की और सौदेबाजी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ये स्पष्ट आरोप लगाया था कि ये सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है उसमें हरीश रावत जी को हर क्षण उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं वो खरीद फरोख्त में शामिल थे
और उन्होंने खरीद फरोख्त के आधार पर अपनी सरकार को बचाया था। हर एक को कोई ना कोई लालच, कोई ना कोई प्रलोभन उन्होंने ऐसा दिया था कि ताकि वो उसको समर्थन करें। देहरादून से के न्यूज के लिए सुरेन ढाका की रिपोर्ट। खबरों की खबर में बात सिस्टम की, उस सिस्टम की जिस पर हम और आप भरोसा करते हैं, जिसके होने की जिंदगी पटरी पर चलती है। पर यह क्या, एक अधिकारी जो विकास का काम कर रही हो, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रही हो, उसको हटाया जाना कितना उचित और कितना अनुचित, और वो भी तब जब कानपुर में विकास के काम हो रहे हों। खबर कानपुर विकास प्राधिकरण की वीसी जयश्री भोज के स्थानांतरण की है। महाराष्ट्र कैडर की आईएएस अधिकारी जयश्री भोज ने अपनी तैनाती के दौरान कानपुर शहर में बन रही करीब 400 से ज्यादा इमारतों को सीज किया था। सख्त रुख से चर्चा में आई जयश्री भोज ने मेट्रो ट्रेन के लिए डीपीआर तैयार कराया था। इसके अलावा फूलबाग का नवीनीकरण कराया। 10 करोड़ की लागत से केडीए की बिल्डिंग को संवारा गया। इसके बाद से शहर में विकास कार्य दिखाई देने लगे थे। बीते 26 जुलाई को शासन ने जयश्री भोज का तबादला दूसरे विभाग में कर दिया था। इसके बाद से योजनाओं की रफ्तार धीमी हो गई है। तबादले के बाद धीमी पड़ी योजनाएं, सिंगल विंडो सिस्टम, न्यू ट्रांसपोर्ट नगर का विकास, परेड में मल्टी स्टोरी पार्किंग, सिग्नेचर सिटी, सरसौल में जानवी भागीरथी योजना, किदवई नगर में सब्जी मंडी की जमीन खाली करवाना, मेट्रो के लिए लगातार प्रयास, समस्या समाधान दिवस, मानचित्र अदालत, फाइलों का आधुनिकीकरण, ऐतिहासिक फूलबाग का सौंदर्यीकरण, मोती झील में पार्कों का सुधार, शताब्दी नगर आवास योजना के तहत मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए फ्लैट योजना। जयश्री भोज के तबादले के बाद से अब तक केडीए में किसी उपाध्यक्ष की तैनाती नहीं की गई है। इसके चलते शहर की योजनाओं का संचालन रुक गया है। केडीए के उपाध्यक्ष का चार्ज कमिश्नर के पास है। शहर में फिर से अवैध बिल्डिंगें तेजी से तनी जा रही हैं। सबसे अच्छी बात ये थी कि कानपुर में पहली बार मेट्रो का डीपीआर बनाने वाली वीसी थी और यहाँ पर मेट्रो चलाने का भी कार्य बड़ी तेजी से उन्होंने अदा किया था। लेकिन उनका अचानक स्थानांतरण होने से विकास जो होना था वो कानपुर में रुक गया। कई योजनाएं आई जिसमें गरीबों को मकान देने थे, वो भी उन्होंने बनवाने का पूरा प्रयास किया। इधर जापानी गार्डन में जो ये करोड़ों रुपए का जो एक हाई फाई पार्क बनाया है वो देखने के काबिल है। जयश्री भोज के तबादले के पीछे कारण शहर में बिल्डरों का जंजाल, बगैर नक्शे की इमारतों की सीलिंग, लेआउट रेंज में लाखों का खेल, केडीए में करोड़ों के ठेकों पर नजर, केडीए के बाबुओं और कर्मचारियों की निगरानी। शहर के लोगों का मानना है कि जयश्री भोज के कड़े फैसलों ने बिल्डरों और भूमाफियाओं की नींद उड़ा दी थी, जिसके बाद तमाम बिल्डर शहर से चले गए थे। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिन भूमाफियाओं पर जयश्री भोज ने नकेल कसी थी, उन लोगों ने एकजुट होकर शासन तक पैठ बनाकर उन्हें यहाँ से हटवा दिया। बहरहाल जयश्री भोज के ट्रांसफर के बाद कानपुर में केडीए द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर ब्रेक लग गया है। शासन की तरफ से जब तक केडीए उपाध्यक्ष पद पर किसी को तैनात नहीं किया जाता, जिसका नुकसान कानपुर की जनता को उठाना पड़ रहा है। केडीए की तत्कालीन उपाध्यक्ष जयश्री भोज के कार्यकाल में शहर के विकास को 4 चांद लग गए थे। उनके जाने के बाद मेट्रो की योजना हो या फिर मल्टी लेवल पार्किंग की योजना हो, ये योजनाएं शहर में धीमी पड़ गई हैं। अब देखना ये है ये योजनाएं कब तक रफ्तार पकड़ पाती हैं। कानपुर से कैमरामैन राजेश जायसवाल के साथ अनूप अवस्थी, के न्यूज इंडिया।